हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है टर्क। टर्क की बात करते हैं। इसका पूरा अगर हम डिटेल टॉपिक की बात करते हैं तो टर्क ऑन करेंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टर्क ऑन करेंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉर्क की बात करेंगे जब किसी भी करेंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क कितना होता है, वो टॉर्क की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर की बात करेंगे। ध्यान से फिगर को समझिएगा। कंसीडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हियर वी टेक अ लूप ऑफ a rectangular loop A, B, C and D. This is the uniform magnetic field B vector, and we kept the rectangular loop A, B, C, D in uniform magnetic field which has length is small l and breadth is small b. रेक्टेंगुलर लूप का जो लेंथ है स्मॉल एल है और इसका ब्रेथ जो है वो स्मॉल बी है। जैसे इसमें करंट फ्लो करवाते हैं, क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाते हैं, आई करंट इसमें करंट फ्लो करवाते हैं ये क्लॉकवाइज, तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। जैसे इस लूप में ए बी सी डी में करंट हम फ्लो कराते हैं तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बी वेक्टर के साथ कुछ एंगल का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से समझिएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं ये हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर, ये डाउनवर्ड की तरफ हो जाते हैं F2 वेक्टर, और नीचे की ओर इस तरह से इसको अगर हम कर लेते हैं, चूंकि क्लॉकवाइज है तो इस तरह से करंट फ्लो करेगा। ये आपका F4 वेक्टर हो जाएगा और ये जो है F3 वेक्टर हो जाएगा। इसमें एंगल का फॉर्मेशन इस तरह से करेगा, ये थीटा, ये n यूनिट कैप हो जाएगा और ये B वेक्टर हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो एंगल का फॉर्मेशन होते हैं ये 90 डिग्री बन जाते हैं। ये 90 डिग्री जब भी कोई फोर्स होता है, चूंकि ए बी साइड की बात कर रहे हैं, ए बी आर्म की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी लूप के जो आर्म ए बी है इसमें जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपका 90 डिग्री, और बीसी का जो ब्रेथ है वो स्मॉल बी हो गया और सीडी का जो लेंथ है स्मॉल एल है। तो ध्यान से समझिएगा ये फिगर कि हम किसी भी रेक्टेंगुलर लूप की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी का रेक्टेंगुलर लूप विच है साइड लेंथ इज एल एंड ब्रेथ इज स्मॉल बी इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर में रखते हैं और इस रेक्टेंगुलर लूप में हम करंट जो फ्लो करा रहे हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे ही फ्लो कराते हैं इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, जितने आर्म्स होते हैं हर आर्म में जो भी आर्म है उस पे फोर्स प्रोड्यूस होता है। जैसे ए बी आर्म पे जो फोर्स होगा वो F1 वेक्टर, बीसी आर्म पे फोर्स होगा F4 वेक्टर, हम CD आर्म पे फोर्स ले लिए F2 वेक्टर और AD आर्म पर ले लिए हैं B वेक्टर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, we know that force acting on the loop, current on the current carrying loop, current carrying loop in uniform magnetic field
F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। ध्यान से आप समझिएगा, ये हम लोग थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी लूप को ले जाते हैं, करंट कैरिंग लूप को ले जाते हैं, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स का प्रोडक्शन होता है F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब देखते हैं कि कितने मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ए बी साइड पे अलग फोर्स हो रहे हैं, बीसी साइड पे अलग, सीडी साइड पे अलग और एडी साइड पे अलग हो रहे हैं। तो ये चार फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो लिखेंगे कि फोर्स ऑन आर्म ए बी हम लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म ए बी, फोर्स, so force acting on the arm AB loop, ये AB जो आर्म का लूप है उस पे जो फोर्स है वो F1 वेक्टर है। हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, सो F1 इज इक्वल टू बी आई एल। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, ये जो फोर्स होते हैं आर्म ए बी पर, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। मींस ये आर्म ए बी, रेक्टेंगुलर लूप ए बी आप जो देख रहे हैं, ये जो आर्म है ये परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, ये आप जानते हैं कि ये जो है वो डायरेक्शन को डिनोट करता है और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सो एंगल इज 90 डिग्री। सिमिलरली हम कर सकते हैं कि जो डायरेक्शन CD आर्म पे है, मींस हम लिख सकते हैं फोर्स एक्ट सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्म CD लूप, F2 is equal to BIL sin theta, since theta is equal to 90 degree, so F2 is equal to BIL। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं और इसका डायरेक्शन अगर हमको फाइंड करना हो तो कहेंगे F2 is perpendicular to the magnetic field आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के आउटसाइड है, इसका डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये डायरेक्शन है, तो ये आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो गया। F2 का जो डायरेक्शन है आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ये जो F1 का डायरेक्शन है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ये इनसाइड में चल रहा है। अब बात कर रहे हैं BC और AD आर्म की। BC और AD आर्म पर जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये दोनों जो है मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एंड अलाइंड ऑन द सेम प्लेन। मींस हम AD आर्म और BC आर्म पे जो फोर्स F4 वेक्टर और F3 वेक्टर हैं, दोनों पर फोर्स जो होते हैं वो सेम फोर्स होते हैं, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। बट एक ही मींस हम प्लेन में कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन में F4 और F3 है, तो उस कंडीशन में दोनों सेम फोर्स होने पर, सेम मींस अपोजिट होने पर इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 2 फोर्स बचते हैं, एक फोर्स F1 वेक्टर बचता है और दूसरा फोर्स F2 वेक्टर बचता है। ये दोनों फोर्स मिलकर के क्या करते हैं, इस ABCD लूप को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते रहते हैं।
तो इस तरह से दोनों मिल करके एक मीन्स कह सकते हैं कि कपल का फॉर्मेशन करते हैं। ये F1 वेक्टर F2 वेक्टर दोनों मिल करके इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। तो इस तरह से ड्यू टू दिस टू फोर्सेस कपल इज प्रोड्यूस, कपल प्रोड्यूस हो जाते हैं। और जब कपल जहां प्रोड्यूस होते हैं वहां पर टॉर्क का फॉर्मेशन होने लगता है। तो हम कह सकते हैं टॉर्क के रूप में, टॉर्क का अगर हमें बात करना हो तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क हम बोर्ड के ऊपर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ऊपर हम लिख रहे हैं the magnitude of due to forces F1 vector and F2 vector. The magnitude of torque due to forces F1 vector and F2 vector tau is equal to either of force into lever arm. ध्यान से समझिएगा, टॉर्क को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू आइदर ऑफ फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है। आइदर ऑफ फोर्स मींस ये आप देख सकते हैं जो F1 और F2 जो फोर्स है, ये F1 और F2 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। दोनों का अगर नेट फोर्स की बात करते हैं तो नेट फोर्स ऑफ द लूप इज जीरो, नेट फोर्स ऑफ द लूप इज जीरो। तो हम यहां पर टर्क की बात करेंगे, आइदर ऑफ फोर्स इनटू लीवर आर्म। आइदर ऑफ फोर्स मींस ये हम F1 अगर ले लेते हैं, F1 इनटू लीवर आर्म की बात करते हैं, लीवर आर्म। तो इसी को अगर हम बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, लीवर आर्म इस तरह से हम इसको ले लेते हैं, इसका ये AD है, ये AD को हम इस तरह से कर लिए और ध्यान से समझिएगा, ये हम एम ले लेते हैं। ये जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा वो थीटा कर लेता है, तो थीटा हम कर लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एन यूनिट वेक्टर, ये आपका थीटा, ये बी वेक्टर है। जैसे ये यहाँ पर हम किए हैं, इसी को सेम हम AD ले सकते हैं या BC ले सकते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये हम इससे परपेंडिकुलर डाले हैं, थीटा के सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पर अगर हमें फाइंड करना हो, अगर हमें साइन थीटा इन ट्रेंगल AND में, AND इन ट्रेंगल AND की बात करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है और साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस DN बाय AD कर लेते हैं। DN बाय क्या कर लेते हैं, AD। ध्यान से यहाँ पे समझिए, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये DN कर लेते हैं। DN जो है वो लीवर आर्म है, ये आपका फोर्स जो है ये F1 हो जाएगा और F2 फोर्स ये हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये F1 ये जो है A के अपर डायरेक्शन में है, F1 जो फोर्स है A के अपर डायरेक्शन में है और D के डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स है। तो ये दोनों मिलकर के एक कपल का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो हैंडल है, इस हैंडल को हम लोग आर्म बोल देते हैं, लीवर आर्म। जैसे आप लोग हैंड पंप देखते हैं, हैंड पंप जैसे इसको हम लोग चलाते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको अगर हम ऊपर करते हैं, इसको जैसे ही ऊपर करेंगे तो ये जितना ऊपर डायरेक्शन में जाएगा ये उतना ही नीचे डायरेक्शन में जाएगा। ये जो चापाकल आप लोग देखते हैं,
हैंड पंप देखते हैं तो एक का नीचे जाता है, जिस हैंडल को ऊपर उठाएंगे तो ये नीचे आएगा, हैंडल को ऐसे उठाएंगे तो ये नीचे आएगा, जितना ऊपर उठाएंगे ये इतना उतना ही नीचे आएगा। मीन्स दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मीन्स F1 और F2 इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दोनों फोर्स मिलकर के एक कपल का फॉर्मेशन करते हैं। ड्यू टू दिस कपल टॉर्क इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ से यहाँ का जो हैंडल है जिसको हम लोग फोर्स लगाते हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो लेंथ होता है इस लेंथ को हम लोग आर्म बोलते हैं, मीन्स लीवर आर्म। तो ये डीएम, यदि हम ट्रेंगल ए एंड डी की बात करते हैं, इन ट्रेंगल ए एंड डी साइन थीटा इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डीएन बाय एडी कर सकते हैं। एडी, अगर डीएन निकालना हो तो एडी साइन थीटा कर लेते हैं। और आप जानते हैं एडी जो है वो आपका स्मॉल बी है, बी साइन थीटा कर लेते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, ये डीएन की जगह पर बी साइन थीटा हम कर लिए। अब हम दोनों का वैल्यू पुट करते हैं तो इस तरह से हमारा टाउ का जो वैल्यू होगा, टाउ इज इक्वल टू एफएन की जगह पर बी आई एल और डीएन की जगह पर बी साइन थीटा कर लेते हैं। सिंस कैपिटल ए इज इक्वल टू एल इंटू बी कर लेते हैं। मीन्स एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप इज लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब ये हुआ टाउ इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। एल बी की जगह पर ए कर लिए। ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया टॉर्क का। सपोज दैट इफ नंबर ऑफ लूप इज कैपिटल एन, देन हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। नंबर ऑफ लूप इज कैपिटल एन, देन टाउ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। ये देखिए सिंगल लूप है तो इसके लिए हमारा टाउ इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा हुआ है। मीन्स अगर नंबर ऑफ लूप होता है तो उस कंडीशन में टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नोट की, स्पेशल नोट की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट नोट की बात करेंगे कि नेट फोर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप इज जीरो। इस रेक्टेंगुलर लूप का जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है। हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। नेट फोर्स ऑन करेंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नेट फोर्स on current carrying loop in a uniform magnetic field is zero, but net torque on current carrying loop in uniform magnetic field may be zero or may not be zero. Means torque का जो नेट टॉर्क होता है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल और एक नोट की। ये नोट जो है, सपोज दैट इफ द प्लेन ऑफ द लूप makes an angle alpha with uniform magnetic field, if small n is the small alpha is the net यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा अल्फा से एंगल का फॉर्मेशन करता उस कंडीशन में हमारा
तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से समझिएगा, इफ द प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल विथ अल्फा विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आइदर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा कर सकते हैं। तो ये अगर सपोज दैट इसमें अगर हम पुट करते हैं तो टाउ इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एन आई ए बी साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये स्पेशल नोट की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इफ द प्लेन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल अल्फा विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 90 माइनस अल्फा, और हम कर सकते हैं टाउ इज इक्वल टू हम एन आई ए और इसको हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। अब और स्पेशल केस की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये तो हमारा हो गया एक फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं, स्पेशल केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट स्पेशल केसेस, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कब होता है, ध्यान से समझिएगा। व्हेन रेक्टेंगुलर लूप is parallel to the uniform magnetic field, if the current carrying rectangular loop is the parallel to the uniform magnetic field, then theta is equal to 90 degree। इस कंडीशन में हमारा जो टर्क होता है वो मैक्सिमम बन जाता है, मीन्स एन आई ए बी साइन 90 डिग्री, और आप जानते हैं सिंस साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम 1 कर लेते हैं। सो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एन आई ए बी। ये टाउ मैक्सिमम कब होता है, जब रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इज पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन अ टॉर्क इज मैक्सिमम। सपोज दैट जो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप जो है वो परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा, आपको बताना चाहेंगे कि व्हेन current carrying rectangular loop is perpendicular to the direction of uniform magnetic field, then theta is equal to 0 degree। इस कंडीशन में जो हमारा टर्क होगा टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन 0 कर लेते हैं और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेड। ये कंडीशन जो हो जाएगा हमारा टर्क 0 हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब हमारा टर्क मैक्सिमम होगा तो वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये टर्क हमारा 0 इस कंडीशन में हो जाएगा। तो स्पेशल केस में ध्यान दीजिएगा, टर्क कब हमारा मैक्सिमम होगा, व्हेन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो टर्क इज मैक्सिमम, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी हम कर लेते हैं, और इस टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। और टर्क कब 0 होगा, हम कहेंगे कि when a current carrying rectangular loop is perpendicular to the uniform magnetic field, then angle max is theta is equal to 0 degree, so
टर्क इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा स्पेशल केसेस। अब हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने बताया कि द नेट फोर्स ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0। इसका जो रेक्टेंगुलर लूप का, जो करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप का जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है। लेकिन जब इस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप की अगर हम बात करते हैं टर्क, तो टर्क में भी 0 हो सकता है। ध्यान से समझिए, में भी 0 हो सकता है या फिर 0 नहीं भी हो सकता है। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग भी न्यूमेरिकल बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है। थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना चाहिए। नहीं सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब भी आप पढ़िए तो उसको सॉल्व करिए, कोशिश करिए उसको बनाने के लिए। यदि आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को दोबारा देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो हम लिखेंगे न्यूमेरिकल a circular coil of a circular coil of 20 tons and radius is 10 centimeter. 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla, normal to the plane of the coil. Normal to the plane of the coil. Plane of the coil. If the current in the coil is, if the current in the coil is 5.0 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल टर्क, व्हाट इज द टोटल टर्क acting on the coil, acting on the coil. And second question is also find the torque if the field is parallel to the plane of the coil. ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते क्या है, क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाता है। जैसे क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन अपने आप दिमाग में बैठ जाता है और कैलकुलेशन होने लगता है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। तो हम ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla, 0.01 Tesla, normal to the plane of the coil if the current in the coil is 5.0 ampere. Then find, दो क्वेश्चन इसमें दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल टॉर्क ऑन द कॉइल, एंड सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द टॉर्क इफ the field is parallel to the
प्लेन ऑफ द कॉइल। तो सबसे पहला जो वैल्यू दिया है उसको नोट हम लोग करते हैं। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स n इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, सर्कुलर दिया है, तो रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू पावर -1 मीटर हो जाएगा। तो एरिया हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 3.14 करते हैं और आर के जगह पर ये करते हैं 10 टू पावर -1 का होल स्क्वायर, मीन्स 3.14 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ये हमारा एरिया हो गया। बी दिया हुआ है, बी 0.01 टेस्ला दिया हुआ है और आई करंट दिया है, आई इज इक्वल टू 5.0 एम्पियर। ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल टू द प्लेन है, नॉर्मल का मतलब होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हमें निकालना है टर्क इज इक्वल टू वाट, टर्क इज इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं सिंस टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा कर लेते हैं। n के जगह पर हम 20 यूज करते हैं, इंटू आई के जगह पर हम 5 यूज करते हैं, a के जगह पर हम 3.14 इंटू 10 टू पावर -2 और b के जगह पर हम 0.01 लिख लेते हैं, 0.01 कर लेते हैं। और जैसे आप जानते हैं जो वैल्यू है इसको अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, n के जगह पर 20, i के जगह पर हम लिख लेते हैं 5, a के जगह पर 3.14 इंटू b के जगह पर हम लिख लेते हैं 0.01 और साइन जो है 90 का वैल्यू 1 कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम वैल्यू पुट करेंगे 3.1 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू बी के जगह पर 0.01 इंटू 1 कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट काटते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 100 ये तो कट जाएगा, मीन्स 3.14 इंटू 10 टू पावर -2, ये इसका यूनिट जो होगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। जो टर्क का यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है और ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको, ये तो फर्स्ट न्यूमेरिकल बन गया। अब सेकंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे, also find the torque if the field is parallel to the plane of the coil। अब प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब हुआ कि जब भी प्लेन ऑफ द कॉइल पैरेलल होता है तो हमने बताया था कि एंगल का फॉर्मेशन 90 डिग्री होता है। तो हम 90 डिग्री वैल्यू पुट कर लेते हैं, Also find the torque if the field is parallel to the plane of the coil। इसको हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। यहां पर n दिया हुआ है 20 टर्न्स, रेडियस दिया है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 10 टू पावर -1 मीटर होगा। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये B इज इक्वल टू दिया है 0.01 टेस्ला। इसको हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 और आर के जगह पर ये रखते हैं तो 10 टू पावर -2 ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आई का वैल्यू दिया हुआ है 5.0 एम्पियर। पूछ रहा है टर्क इज इक्वल टू क्या, तो टर्क इज इक्वल टू अभी हम लोग बताए हैं, सिंस टर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, ऑल्सो फाइंड द टर्क इफ द फील्ड इज पैरेलल।
यदि फील्ड पैरेलल होगा तो थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग बना है 20 इंटू आई के जगह पर हम और 5 और इंटू ए के जगह पर 3.14 इंटू 10⁻² इंटू करते हैं और बी के जगह पर 0.01 और इंटू कर लेते हैं साइन 90 का वैल्यू 1 हम कर लेते हैं। ये पॉइंट काटेंगे तो ये 100 होगा, 25 ये 100 ये खत्म हो जाएगा, मीन 3.14 ये आपका 10⁻² न्यूटन मीटर। ये सेकेंड का आंसर है, ये सेकेंड का आंसर है। हम लोग का अगर फर्स्ट का आंसर कर रहा है व्हाट इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, तो ध्यान से समझिए इसमें थीटा का वैल्यू इसमें मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे दिया है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो नॉर्मल जब भी रहेगा तो हम नॉर्मल में एंगल थीटा बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ये तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट इज द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमारा 0 डिग्री होगा क्योंकि नॉर्मल टू द प्लेन है। नॉर्मल में जब भी होता है वो 0 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा और बाकी जो वैल्यू है यही सेम लिखते हैं। तो अगर हमें टाउ निकालना हो तो NIAB साइन थीटा कर लेते हैं। तो ये कुछ भी वैल्यू हो, अगर ये थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 0 होगा और सेकेंड का जो होगा वो 3.14 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर होगा। एक सबसे खास बात आपको बताना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम लोग अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे वो डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वीडियो में टॉपिक होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहां पर आपको थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यहां पे हम लोग पढ़ चुके हैं टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा और सिंस कैपिटल M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो M इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है NIA। तो हम लिख सकते हैं, सो हम टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं NIAMB साइन थीटा कर लेते हैं। ये टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा कब होगा, जब आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M हो। तो कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो NIA होता है। आगे हम इसको चर्चा करेंगे वीडियो में। टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर NIA आया है तो हम सोचे कि बता दें, इसके बाद भी हम इसको डिटेल में बताएंगे। टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये वेक्टर के फॉर्मेशन में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा तर्क पढ़े, ये तर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं इस चैनल के लिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फिर हम